lecture is sedative and hypnotics. Okay, sedative and hypnotics. ठीक है, ठीक है। तो आज हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें बारे में हम क्लासिफिकेशन है सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स एंड देयर जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स, एंड जो मेन जो इसकी ग्रुप्स हैं बार्बिट्रेट एंड बेंजोडाइज़ेपिन, ठीक है, उनके बारे में हम फार्माकोकाइनेटिक जो इम्पोर्टेंस है, फार्माकोडायनेमिकली जो उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, क्लिनिकल इंडिकेशंस है, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बोथ बार्बिट्रेट एंड बेंजोडाइज़ेपिन। इसके अलावा उसके डिफरेंशिएट यानी कि हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे बिटवीन बार्बिट्रेट एंड बेंजोडाइज़ेपिन, जो मेनली दो सेडेटिव हिप्नोटिक्स यूज होती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ठीक है। ये दो लेक्चर दो में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट में हम टुडे वी विल कवर बार्बिट्रेट, नेक्स्ट टाइम वी विल कवर बेंजोडाइज़ेपिन, ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेडेटिव means what is sedative and hypnotics, ठीक है। sedatives are drugs that usually produce sedation, ठीक है। produce sedation means that calm the patient, यानी कि उसकी एक्साइटमेंट है उसको डिक्रीज करेगा, यूजुअली calm the patient। अगर वो एंजाइटी या मतलब एंजाइटी की स्टेज में है तो उसको बिल्कुल काम डाउन कर देगा। तो बेसिकली सेडेटिव हिप्नोटिक्स को हम अदर नेम लेना चाहे तो एंजियोलिटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर सेडेटिव इफेक्ट्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, तो सेडेटिव इन थेरेपेटिक डोजेस में एंजियोलिटिक एजेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर सेडेटिव ड्रग्स के एट हायर डोजेस प्रोड्यूस हिप्नोसिस, हिप्नोसिस मींस इट इंड्यूसेस द स्लीप, ठीक है, यानी कि सेडेशन एट सेडेटिव ड्रग्स एट हायर डोजेस induces the sleep, so it produce hypnotic effects, ठीक है। अच्छा, ये डोज के ही जो भी इफेक्ट्स आते हैं वो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि लोअर डोजेस में सेडेटिव इफेक्ट्स एंड देन हिप्नोसिस, देन अगर बार्बिट्रेट, इन केस ऑफ बार्बिट्रेट प्रोड्यूस एनेस्थीसिया, एंड हायर डोजेस पे ये कोमा तक, इवन कोमा भी प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को डिप्रेस कर देता है डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, हिप्नोटिक ड्रग्स आर दोज दैट इंड्यूसेस द स्लीप और हिप्नोसिस, ठीक है। अच्छा, तो ये यूजुअली जिन पेशेंट्स को स्लीप इनिशिएशन और मेंटेनेंस में, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट मुझे हमें कंप्लेन कर रहा है कि मुझे जो है ऑनसेट ऑफ स्लीप जो है वो डिले है, यानी कि मैं 1 घंटा लेटा रहता हूँ देन फिर मुझे स्लीप आती है, तो इनिशिएशन दिस हिप्नोटिक ड्रग्स जो है can be useful for initiation of sleep, and कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मे बी मेरे जो नींद है वो ब्रेक हो जाती है, यानी कि 2 घंटा मैं सोता हूँ फिर बीच में 2 घंटे का ब्रेक आता है, देन मुझे फिर 1 घंटा और लगता है सोने में। तो मेंटेनेंस ऑफ स्लीप के लिए भी हम इंडिकेट कर दे सकते हैं, क्लिनिकल इंडिकेशन है हिप्नोटिक ड्रग्स की, ठीक है। हिप्नोटिक्स एट हायर डोजेस में, ठीक है, डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स है ना, तो हायर डोजेस में प्रोड्यूस एनेस्थेटिक इफेक्ट्स, and और higher doses होगी तो in case of barbiturate it can produces the coma by depressing effects on respiratory and cardiovascular center, ठीक है। अच्छा, सेडेटिव इफेक्ट्स के लिए मोस्टली बोला जाता है कि मोस्टली इसका साइट ऑफ एक्शन होता है वो लिम्बिक सिस्टम में होता है, जो हमारे थॉट एंड मेंटल फंक्शंस को रेगुलेट करता है ना, उसमें उसका इफेक्ट होता है सेडेटिव ड्रग्स का। एंड हिप्नोटिक ड्रग्स का मोस्टली जो हमें वेक रखता है, मेंटेनेंस ऑफ वेकफुलनेस को मेंटेन रखता है, जैसे रेडिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है असेंडिंग पाथ पे एंड मिड ब्रेन, ठीक है। हिप्नोटिक ड्रग्स के जो साइट ऑफ एक्शन है जो है इन साइट्स पे होता है, ठीक है। These sedative hypnotic drugs produce dose dependent effects, यानी कि at lower doses it produce sedation, at higher doses it produce sleep, and further higher doses it produce anesthesia, ठीक है। और इन केस ऑफ बार्बिट्रेट, ठीक है, वो फर्दर हायर डोजेस में प्रोड्यूस कोमा बाय हैविंग डिप्रेसिव इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड इवेंचुअली लेड टू डेथ, ठीक है, लीड्स टू डेथ अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया, ठीक है। तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स में बेसिकली हमारे पास मेन 2 ग्रुप्स है, बेंजोडाइज़ेपिन एंड बार्बिट्रेट, बोथ आर डिवाइडेड
according to their duration of action. यानी कि benzodiazepine are divided into short acting, intermediate, long acting, and same in case of barbiturate are divided into ultra short acting, and long acting. ठीक है. We have also have other sedative hypnotics, ठीक है, जिसका similar effects होता है just like barbiturate and benzodiazepine का. ठीक है. अच्छा, in categories, in sedative hypnotic drugs को we will divide it into two categories. ठीक है, कैटेगरी A and कैटेगरी B. ठीक है. अच्छा, अब इस पे क्या है कि ये जो ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है, कैटेगरी A या ड्रग A का, इस पे क्या है कि मतलब इस पे जो है नैरो थेरापेटिक मार्जिन है, सेफ्टी मार्जिन है, यानी कि डोज जैसे ही हमारे पास इंक्रीज होगी, हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी और हमारे पास सेडेटिव डोज से जरा सी डोज इंक्रीज हुई, हिप्नोसिस प्रोड्यूस करेगा. फर्दर इंक्रीज डोज लीड्स टू एनेस्थीसिया, फर्दर डोज लीड्स टू कोमा. ठीक है, यानी कि डोज इस पे मेंटेनेंस जो है कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. यानी कि अगर जरा सी कैलकुलेशंस में हमें डिफरेंस मतलब मिस कैलकुलेशन होता है तो पेशेंट में भी मतलब सीएनएस डिप्रेशन इतना सीवियर हो जाएगा कि मे बी पेशेंट जो है वो कोमा में चला जाएगा. ठीक है, ग्रुप ए में जो है इसका मतलब है कि हमारे पास नैरो सेफ्टी मार्जिन है. ठीक है, ग्रुप ए में हमारे पास मोस्टली होता है अल्कोहल एंड बार्बिटूरेट. ठीक है, जिसका नैरो सेफ्टी मार्जिन होता है और इवन वो कोमा तक करवा देता है. ग्रुप बी वाले में ड्रग्स में जो वो वाली ड्रग्स होती हैं जिसमें आपके पास स्टीपर कर्व आ रहा है, मीन्स कि हमारे पास जो है थेरापेटिक मार्जिन जो है इसका वाइड है. यानी कि इस पे डोज अगर रेंजेस मैंने थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन भी दूंगी ना, तो वो सेडेटिव से भी अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो हिप्नोसिस कर पाएगा, एनेस्थेटिक एंड कोमा जो है उस लेवल तक नहीं जाएगा. यानी कि सीनियर डिप्रेशन एनेस्थेटिक और कोमा के लेवल पे नहीं जाएगा. ठीक है, इंक्रीजेस डोज में, यानी कि हमारे पास वाइडन है. अगर हमने सेडेटिव का जरा सा ऊपर नीचे कर दिया तो फौरन ही हिप्नोसिस उसमें प्रोड्यूस नहीं हो जाएगी. ठीक है, अगर मैंने एंग्जोलिटिक इफेक्ट्स के लिए दिया है या सेडेटिव या काम डाउन कराने के लिए भी पेशेंट को दिया तो हमारे पास वाइडन है सेफ्टी मार्जिन. अगर हमने हिप्नोसिस करना है तो हमारे पास डोज ग्रेटर डोज हम दे सकते हैं उन पेशेंट्स को. इन केसेस में हमारे पास जो न्यूअर हिप्नोटिक एजेंट्स है, जेड टाइप ऑफ ड्रग्स है वो आती है एंड बेंजोडाइजेपिन्स आती है. ठीक है, तो बार्बिटूरेट पे स्टीपर डोज रिस्पॉन्स कर्व है, सो इट हैव नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक है, और बेंजोडाइजेपिन में फ्लैटर डोज रिस्पॉन्स कर्व है, सो इट हैव ग्रेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? आप चैट में मुझसे पूछ सकते हो बच्चा, ये चीज समझ में आ गई कि बार्बिटूरेट एंड बेंजोडाइजेपिन, क्योंकि आजकल जो है ना वो बेंजोडाइजेपिन ज्यादा यूज हो रही है. ठीक है, बेंजोडाइजेपिन हमारे पास ज्यादा यूज हो रही है. ठीक है, क्यों यूज हो रही है? बिकॉज हमारे पास नैरो सेफ्टी मार्जिन है इन केस ऑफ बार्बिटूरेट, बट इन केस ऑफ बेंजोडाइजेपिन हमारे पास ग्रेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. यानी कि अगर डोज मिस कैलकुलेशन हो जाए तो हमारे पास आसानी है, पेशेंट बच सकता है बेंजोडाइजेपिन में. ठीक है, बेंजोडाइजेपिन में एक और बेनिफिट ये है कि उसका हमारे पास एंटागोनिस्ट भी है, लेकिन इन केस ऑफ बार्बिटूरेट हमारे पास कोई भी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नहीं है. ठीक है, अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ बार्बिटूरेट. बार्बिटूरेट आर classified into 3 category: long acting, short acting and ultra short acting. ठीक है, long acting, short acting and ultra short acting. long acting जो है उसमें तीनों बार्बिटॉल आते हैं which usually used for epilepsy and neonatal jaundice में यूज होती है. ठीक है, अच्छा, short acting में पेंटोबार्बिटॉल, बीटोबार्बिटॉल आ जाती है, एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में मोस्टली थायोपेंटॉल आती है यूज फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया. ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, इसमें मोस्टली यूज फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया. ये मैं आगे बताती हूँ, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब आगे करेंगे ना आगे बताते हैं. ठीक है, तो बार्बिटूरेट में लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटॉल है, उसका मैकेनिज्म ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 1 to 2 days है, यानी कि 24 to 48 आवर्स है. शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास पेंटोबार्बिटॉल है, ब्यूटोबार्बिटॉल है, एमोबार्बिटॉल है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 3 to 8 आवर्स. और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोपेंटॉल का यूज only 20 minutes इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ठीक है, तो हमने शॉर्ट टर्म जो प्रोसीजर्स कर रहे हैं एनेस्थीसिया के लिए तो उनमें हमने दे सकते हैं फास्ट इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, क्योंकि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी बहुत फास्ट होता है. बेंजोडाइजेपिन है जो उसको भी हमने अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिवाइड किया है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग. ठीक है,
शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। ये मैं कल हम करेंगे तो मैं उसमें डिटेल में बताऊँ, ठीक है। और बेंजोडाइजेपिन जो मोस्टली ज्यादातर यूज होती है तो उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन, क्लिनिकल इंडिकेशन वाइज भी डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड इनटू हिप्नोटिक, जो एज अ स्लीप इंड्यूसिंग एंड मेंटेनेंस के लिए यूज होती है, एंड और यूज फॉर एंजियोलिटिक इफेक्ट्स के लिए जो यूज होती है, एंड यूज फॉर एंटी कन्वर्जन पर्पस के लिए यूज होती है, ठीक है। तो हमने बेंजोडाइजेपिन जो अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल इंडिकेशन के लिहाज से भी इसको डिवाइड किया, क्योंकि मोस्टली एज कम्पेयर टू बार्बिटूरेट सेफ्टी मार्जिन इसका बेंजोडाइजेपिन का सुपीरियर है, ठीक है। इस वजह से क्लिनिकली भी हम बेंजोडाइजेपिन को मोस्ट प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब अदर ड्रग्स में हमारे पास है जेड ड्रग्स, ठीक है, ज़ोलपिडेम, ज़ेलेप्लोन, ठीक है, मेलेटोनिन रिसेप्टर्स एगोनिस्ट है एंड अदर्स, ठीक है। अच्छा, आज हम सिर्फ जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगे जो बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिटूरेट का होगा, और बार्बिटूरेट के थेरेपेटिक यूजेस हैं और एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। आपने गाबा रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से जब सीएनएस का इंट्रोडक्शन आप कर रहे होगे, सीएनएस फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि गाबा सीएनएस पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास सीएनएस हैव एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी बोथ रिसेप्टर्स। तो गाबा रिसेप्टर्स इज इनहिबिटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं, 2 बीटा सब यूनिट होता है, एक गामा सब यूनिट होता है। इसमें भी वेरिएशंस होती हैं, इसमें भी वेरिएशंस होती है, जिसमें किसी में एक अल्फा सब यूनिट होता है, किसी में 3 बीटा सब यूनिट होता है, जिसमें एलिप्सॉन भी होता है, गामा के अलावा भी सब यूनिट्स होते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास पेंटामेरिक, जिसमें 2 अल्फा सब यूनिट है और 2 बीटा सब यूनिट है, 1 गामा सब यूनिट है, ठीक है। ऑन बाइंडिंग विद गाबा रिसेप्टर, गाबा क्या करता है कि क्लोरीन या क्लोराइड आयंस की इनफ्लक्स विद इन दी सेल जो है वो इंक्रीज करवाता है, ठीक है, ठीक है। वो क्या करवाता है, हमारे पास क्लोराइड आयन जो है वो इनफ्लक्स विद इन दी सेल जो है वो इंक्रीज करवा देता है। तो क्लोराइड आयंस जो है वो क्या है, नेगेटिव आयंस है, ठीक है। वो नेगेटिव आयंस है, तो नेगेटिव आयंस का इन्फ्लक्स हमारे पास बढ़ेगा तो फिर सेल्स पे क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि वो मतलब ना उसमें एक्टिविटी जो है विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। अगर मैंने कोई ड्रग्स नहीं दी, सिर्फ गाबा रिसेप्टर्स बाइंड हुआ, तो क्लोराइड आयंस के इन्फ्लक्स विद इन द सेल इंक्रीज होगा एंड विच लीड्स टू हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द सेल एंड लीड आउट डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ द सेल, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि गाबा रिसेप्टर जो है वो गाबा रिसेप्टर में बाइंड करके, मोस्टली बीटा सब यूनिट पे ये बाइंड करता है। ऑन बाइंडिंग विद बीटा सब यूनिट, गाबा जो है क्लोराइड आयन की इनफ्लक्स जो है सेल में इंक्रीज कराता है, विच लीड टू हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द सेल, सही है। अच्छा, अब क्या है कि नॉर्मली जो हमारे पास अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, अगर मेरे पास चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो गाबा जो है वो बिल्कुल सुस्त बैठा रहेगा, ठीक है। अगर मेरे पास, जैसे आप लोगों का अगर हमने एग्जाम सिस्टम नहीं रखेंगे तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे ना बहुत सी चीजों को, इसी तरह गाबा है वो बिल्कुल स्लो है, ठीक है। अब उसको गार्ड एक हमने लोगों ने भेज दिया, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटूरेट, अल्कोहल, ठीक है, और अदर ज़ोलपिडेम वगैरह या जी लाइक ड्रग्स जो हैं वो क्या करते हैं कि गाबा की एक्टिविटी को और इंक्रीज करवा देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ दीज ड्रग्स, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, गाबा जो है वो स्लोली से बाइंड करेगा और स्लोली इन्फ्लक्स करवाएगा। बट इन केस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक्स, आइदर वो बेंजोडाइजेपिन हो, आइदर वो बार्बिटूरेट हो, इसकी बाइंडिंग को इंक्रीज करवाएगा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी करवाएगा और ड्यूरेशन को इंक्रीज करवाएगा। ये चीज समझ में आई कि डायरेक्टली, स्पेशली बेंजोडाइजेपिन का डायरेक्टली इफेक्ट्स नहीं होता, वो गाबा की एक्टिविटी को जस्ट इंक्रीज करवा है, वो जस्ट गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करा है। ये चीज समझ में आई, ठीक है बेटा, सही है। अच्छा, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अच्छा, तो आइदर बार्बिटूरेट और बेंजोडाइजेपिन बाइंड विद गाबा रिसेप्टर्स, ठीक है, डिफरेंट साइट्स होती हैं और फैसिलिटेट गाबा का एक्शन, बट एट हायर डोजेस जो बार्बिटूरेट है वो जस्ट लाइक गाबा माइमेटिक इफेक्ट रखेगा, यानी कि गाबा के ही साइट पे बाइंड करके, ठीक है, गाबा की इन द एब्सेंस ऑफ गाबा, ठीक है, वो जो है क्लोराइड की डायरेक्टली इन्फ्लक्स को इंक्रीज करवा देता है।
इसी वजह से इसका सीएनएस डिप्रेसिव इफेक्ट्स एज कंपेयर टू बेंजोडाइजेपिन वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बेंजोडाइजेपिन, अच्छा, बेंजोडाइजेपिन पोटेंशिएट द इफेक्ट्स ऑफ गाबा। ठीक है, इसमें जो है ना, जो मैंने बताया कि बेंजोडाइजेपिन गाबा के इफेक्ट्स को बढ़ा रहा है। ठीक है, और अदर्स, मैंने ये जो पीछे स्लाइड्स जो शो की थी उसमें मैंने यही बताया था ना कि ये जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं रखेगा, वो जस्ट बाइंड करेगा अपने साइट ऑफ रिसेप्टर पे। ठीक है, और बीटा सब यूनिट अल्फा और जो है आपके गामा इंटरफेरेंस पे बाइंड करेगा बेंजोडाइजेपिन, और वो गाबा के इफेक्ट्स को पोटेंशिएट करवाएगा। ठीक है, गाबा के इफेक्ट्स को पोटेंशिएट करवाएगा। ठीक है, अच्छा, जी ड्रग्स जो होती है वो उसके बाइंडिंग साइट सिमिलर होते हैं। बाइंडिंग साइट जो है वो सिमिलर टू बेंजोडाइजेपिन ही होता है। ठीक है, लेकिन वो अदर ड्रग्स है। ठीक है, बाइंडिंग साइट सिमिलर है, बाइंडिंग साइट सिमिलर है, बट वो पोटेंशिएट नहीं करवा रहा, बट उसकी साइट ऑफ रिसेप्टर सेम है। हाँ, साइट ऑफ रिसेप्टर सेम है, यानी कि उसका बाइंडिंग साइट है सेम है, और जस्ट लाइक वो बेंजोडाइजेपिन टाइप ऑफ इफेक्ट करवाएगा। नहीं, रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, लेकिन क्लोराइड आयंस के की इन्फ्लक्स को वो नहीं बढ़ा रहे, वो डायरेक्टली बाइंड तो कर रहा है, लेकिन वो गाबा के एक्शन को पोटेंशिएट करवा रहा है। यानी कि अगर मैंने बताया ना कि गार्ड जो है वो एक गार्ड के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, एक चेक एंड बैलेंस सुपरवाइजर के तौर पे, कि गाबा फैले जा रहा है, वो आके लग ही नहीं रहा है, वो फ्रिक्वेंसी जो अगर वो एक पे बाइंड कर रहा था दूसरे पे जा ही नहीं रहा, कि मैं नहीं दूसरे पे नहीं जा रहा हूँ। तो बेंजोडाइजेपिन बेसिकली इंक्रीज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल, मतलब जो गाबा की ओपनिंग को इंक्रीज कराता है, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, यानी कि गाबा अगर एक पे जाके थक गया है तो बोलता है कि नहीं नहीं पोटेंशिएट करवाओ, आके दूसरे पे भी लगो, आके तीसरे में भी लगो, एक पुलिस गाइड के तौर पे काम करता है। ठीक है मुस्तफा, समझ में आया बेटा कि ये डायरेक्टली काम नहीं कर रहा, डायरेक्टली क्लोराइड आयंस की इन्फ्लक्स विद इन द सेल नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, ये एज अ गार्ड के तौर पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइंडिंग तो वहीं पे बाइंड करके वो उसको करेगा, जैसे अगर मैंने गेट कीपर को बताया तो एक आपके गेट के पास ही, तो अगर मैंने अंदर के फैकल्टी को कंट्रोल करना है तो गेट को मैं तो उस यूनिवर्सिटी के सामने ही खड़ा कराऊंगी ना। ठीक है, उसकी मतलब बाइंडिंग साइड भी मैं वहीं पे उसको बिठाऊंगी, चेयर वहीं पे दूंगी, तो वही बाइंडिंग साइड वहीं पे, वहीं से उसको बोलता रहता है कि आओ यहाँ पे आके बाइंड करो। तो मल्टीपल वो बाइंडिंग साइड पे बाइंड होगा, गाबा रिसेप्टर एक साइड में नहीं होगा, वो मल्टीपल जगह पे बाइंड करेगा। गाबा जो इधर उधर फिर रहा होगा ना, उसको बोलेगा आओ और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चैनल्स को खोलो। तो बेसिकली बेंजोडाइजेपिन इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल। ठीक है, बाय गाबा। ठीक है, यूजली फैसिलिटेट द गाबा एक्शन, बट बार्बिट्यूरेट क्या करता है कि हायर डोजेस पे वो चेक एंड बैलेंस खो देता है, वो जस्ट गाबा की तरह अफेक्ट करने लगता है, वो डायरेक्टली क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, जब भी वो सीएनएस डिप्रेसिव इफेक्ट्स फर्दर करवाते हैं। इनिशियली तो ये ड्यूरेशन को इंक्रीज कराएगा, अगर वो कुछ मिली सेकेंड के लिए था तो वो मिनट्स की तरफ तक ले जाएगा इनिशियली, बट लेटर ऑन वो जस्ट गाबा माइमेटिक इफेक्ट रखेगा, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होगी which leads to CNS depressive effects. So benzodiazepine basically increase frequency of opening of chloride channel induced by the GABA, यानी कि बेसिकली गाबा फैसिलिटेटरी एक्शंस है, यानी कि इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ गाबा टू देयर रिसेप्टर्स, जिसके वजह से इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स, नंबर ऑफ ओपनिंग इंक्रीज करवा देगा, बार्बिट्यूरेट ड्यूरेशन ऑफ इंक्रीज करवाएगा इनिशियली, बट एट हायर डोजेस पे जस्ट लाइक गाबा माइमेटिक इफेक्ट्स रखेगा, और सीवियर डोजेस पे ये क्या करते हैं कि जो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स है, ठीक है, एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स है जैसे ग्लूटामेट रिसेप्टर्स है, उसमें भी हमारे पास डायरेक्टली ग्लूटामेट इंड्यूस इफेक्ट्स भी डिक्रीज करवा देगा, और एट फर्दर हायर डोजेस पे ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं ना, जो एक्साइटमेंट बढ़ाता है विद इन सीएनएस, उसको भी ब्लॉक करवा दे। यानी कि बार्बिट्यूरेट हायर डोजेस में जो गाबा का इफेक्ट्स है ना उसको छोड़ देगा, वो अंदर तक चला जाएगा और वो मल्टीपल इफेक्ट्स को डायरेक्टली करना आना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से सिवियर सीएनएस डिप्रेशन होती है। ठीक है, अब बाइंडिंग साइट्स इसमें अलग अलग है, जैसे पेंटामेरिक स्ट्रक्चर्स है ना, तो गाबा जो है वो बीटा सब यूनिट पे बाइंड करेगा, बार्बिट्यूरेट अल्फा और बीटा दोनों सब यूनिट पे बाइंड करेगा, बेंजोडाइजेपिन की बाइंडिंग साइट है अल्फा एंड
गामा इंटरफेरेंस में। जैसे जेड लाइक ड्रग का भी सिमिलर, यहीं पे जेड ड्रग्स है ना, उनका भी सिमिलर यही इफेक्ट है, बाइंडिंग साइट है बेंजोडाइजेपिन का। वो जस्ट पोटेंशिएट नहीं करता, बस जस्ट लाइक इफेक्ट रखता है, मतलब वो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स है ना, ठीक है। अच्छा, अब बेंजोडाइजेपिन का मैंने बताया था कि एक एंटागोनिस्ट भी होता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। फ्लोमेजिल जो है उसका भी बाइंडिंग साइट सिमिलर है, ठीक है। एक दफा फिर मैं रिपीट कराती हूँ, रिसेप्टर एम्प्टी है, नो एगोनिस्ट है हमारे पास, ठीक है। जस्ट बाइंड आफ्टर बाइंडिंग विद गाबा ऑन गाबा रिसेप्टर्स क्लोराइड इन्फ्लक्स इंक्रीज होगा, बट वो जो अपने जो जहां पे उसकी पहुंच होगी वहीं तक करेगा, इस तरफ मतलब वो सुस्त बैठा हुआ होगा। बट हमने उस पर बेंजोडाइजेपिन दे दिया, तो बेंजोडाइजेपिन क्या करेगा, इसकी ओपनिंग को इंक्रीज करवा देगा, यानी कि अगर वो 5 को खोल रहा होगा तो वो 10 चैनल्स को ओपन करवा देगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करवा रहा है, ठीक है। जैसे ये एक और एनिमेशन है कि बार्बिचुरेट अभी नहीं लगा तो गाबा इधर उधर फिर रहा है, तो जैसे ही लगा तो हाँ चलो मैं आ जाता हूँ, मैं खोल देता हूँ, ठीक है। और ये बार्बिचुरेट बेसिकली इनिशियली क्या करता है कि ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है, इनिशियली ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है, और बेंजोडाइजेपिन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? ठीक है, ये चीज समझ में आई बच्चा? अच्छा, एगोनिस्ट तो मैंने बता दिए है कि बेंजोडाइजेपिन है, बार्बिचुरेट है, जेड लाइक ड्रग्स हैं, इवन इथेनॉल है, एंटी मतलब जो भी एंटी एंजोलिटिक ड्रग्स हैं वो सारी इसमें एगोनिस्ट अफेक्ट सकती है। एंटागोनिस्ट में मैंने एक चीज अहम है, जो ज्यादा अहम है, वो फ्लोमेजिनिल, जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है एट बेंजोडाइजेपिन साइट पे, वो चीज याद रख लो। पिक्रोटॉक्सिन भी है, वो बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटिवली अफेक्ट रखता है, ठीक है। अच्छा, एक और है इनवर्स एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट है एट गाबा रिसेप्टर है बीटा कार्बोलिन्स, ठीक है। बीटा कार्बोलिन्स का इफेक्ट क्या होता है कि केमिकल है ये, ठीक है, ये इनवर्स एगोनिस्ट इफेक्ट रखता है एट बेंजोडाइजेपिन साइट। व्हाट इज इनवर्स एगोनिस्ट? अच्छा रमेश बेटा, बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करता है बेंजोडाइजेपिन एंड ड्यूरेशन इंक्रीज करता है बार्बिचुरेट। फ्रीक्वेंसी मीन्स के इंक्रीज नंबर ऑफ ओपनिंग, ठीक है। यानी कि अगर वो 5 खोल रहा था इन द एब्सेंस ऑफ बेंजोडाइजेपिन व्हिच इंक्रीजेस अप टू 10 to 20 चैनल्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोडाइजेपिन, गाबा का इफेक्ट जो है इनिशियली 5 रिसेप्टर्स ओपन थे, देन फिर वो 10 to 20 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज इनवर्स एगोनिस्ट? कोई बताएगा? व्हाट इज इनवर्स एगोनिस्ट? just inverse agonist. What is inverse agonist? इनवर्स एगोनिस्ट, इनवर्स का क्या मतलब है? बाइंड टू सेफ रिसेप्टर साइट, लीड्स टू क्या करेगा? बट एंटेगोनाइज हिज इफेक्ट्स, वेरी गुड। यानी कि बाइंडिंग साइट सेम है, बाइंडिंग साइट सेम है, जैसे फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में नहीं एक आता, इनवर्स एगोनिस्ट क्या है कि बाइंडिंग साइट सेम है, ठीक है, और वहां पे बाइंड करके उसमें एगोनिस्ट की डेफिनेशन क्या है कि हैव एफिनिटी प्लस इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एफिनिटी प्लस इंट्रिंसिक एक्टिविटी। और इनवर्स एगोनिस्ट का क्या है कि इसमें एक्टिविटी भी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है, बट ऑपोजिट टू जस्ट एंडोजीनियस जो लाइगेंड होते हैं ना, उसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं। तो इनवर्स एगोनिस्ट में हमारा बीटा कार्बोलिन बाइंड करेगा, ठीक है, और क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग को बंद करवा देगा, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस दी एंजाइटी एंड सीजर्स को इंक्रीज करवाएगा। इनवर्स एगोनिस्ट यानी कि जो लाइगेंड है ना, एंडोजीनियस लाइगेंड कौन था? गाबा, उसका इनवर्स एगोनिस्ट है, सॉर्ट ऑफ एंटागोनिस्ट है, सॉर्ट ऑफ एंटागोनिस्ट है। बट इसमें एंटागोनिस्ट में क्या है कि एफिनिटी होती है बट विदाउट इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इनवर्स एगोनिस्ट में एफिनिटी होती है एंड और आल्सो हैविंग इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। ये तो हमने फाउंडेशन मॉड्यूल में पढ़ा था, ये तो हम बहुत सिमिलर। जैसे एगोनिस्ट की डेफिनेशन क्या है? हैव एफिनिटी प्लस इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एंटागोनिस्ट की क्या है? हैव एफिनिटी
बट नो हैविंग एनी इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक है, इनवर्स एगोनिस्ट का क्या है कि हैविंग एफिनिटी बट आल्सो हैविंग इंट्रिंसिक एक्टिविटी जस्ट ऑपोजिट टू एंडोजीनियस लाइगेंड। ठीक है, एंडोजीनियस लाइगेंड से जस्ट ऑपोजिट होते। ठीक है, लेकिन इसमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, इसमें जो सेकंड मैसेंजर्स भी होते हैं जीआई कपल रिसेप्टर्स के थ्रू ही ये आपके क्लोराइड आयन चैनल्स की ओपनिंग को बंद करवा देगा, यानी कि एंडोजीनियस जो है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में मैंने बताया ना, एंटागोनिस्ट विदाउट मतलब कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती। इनवर्स एगोनिस्ट में इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, यानी कि वो जीआई कपल रिसेप्टर्स के थ्रू क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग को बंद करवा देगा, यानी कि एंडोजीनियसली अफेक्ट करेगा। ठीक है बेटा, अब समझ में आए? जो इनवर्स एगोनिस्ट है बीटा कार्बोलिन, जो प्रोड्यूस करवाएगा जस्ट गाबा रिसेप्टर्स में इनवर्स हैविंग इनवर्स एगोनिस्ट लाइक इफेक्ट्स। ये चीज समझ में आई? ठीक है, चलो। अच्छा, तो बार्बिट्यूरेट में हमारे पास क्या है कि ये एनहांस बाइंडिंग ऑफ गाबा दोनों ही करेगा, एनहांस बाइंडिंग ऑफ गाबा टू द गाबा रिसेप्टर्स। ठीक है, बार्बिट्यूरेट प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन इनिशियली, बट बेंजोडाइजेपिन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ गाबा रिसेप्टर्स की ओपनिंग को। ठीक है, अच्छा, ये बाइंड करेगा ओनली अल्फा एंड बीटा सब यूनिट में, वो बाइंड करेगा अल्फा एंड गामा सब यूनिट के इंटरफेरेंस में, बीट पेन में। इसका नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, इसका वाइडन होता है। ठीक है, इसमें स्मॉल डोजेस प्रोड्यूस आपके पास एनेस्थेटिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करवाता है, हिप्नोटिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करवाता है, इसमें वाइडर से डोज रेंजेस होती है। ठीक है, हायर डोजेस पे ये प्रोड्यूस करवाता रहेगा कॉमा। ठीक है, इसमें हायर डोजेस पे एज सच कोई इफेक्ट्स नहीं होता। ठीक है, इसमें सम लाइक पेशेंट जो है इसमें हैबिचुअल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एज सच ऐसा कुछ नहीं होता। इसका कोई एंटागोनिस्ट नहीं है, बेंजोडाइजेपिन का एंटागोनिस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, ये मैं क्लास स्लाइड को ना दोबारा जब मैं कल बेंजोडाइजेपिन बताऊंगी ना तो मैं दोबारा रिपीट कर पाऊंगी। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। इफेक्ट्स क्या करेगा? सेडेशन करेगा, हिप्नोसिस करेगा, रिलीफ ऑफ एंजाइटी करेगा, हिप्नेसिया करेगा शॉर्ट टर्म, हिप्नोसिस करेगा, एनेस्थीसिया एंड कॉमा एंड एस्पाइटिव डिप्रेशन। ठीक है, ये डोज लाइक मैंने इफेक्ट्स बताया, सेडेशन, एंजाइटिक इफेक्ट्स, एमनेसिया, hypnosis, anesthesia, comma, and aspirated depression, and maybe leads to death. Okay, तो डिप्रेशन ऑफ सीएनएस है, लोअर डोज में भी ये सेडेशन करेगा एंड हायर डोज में ये इवन लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन। ठीक है, यानी कि जो इतना डिप्रेस करेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज या लो ऑक्सीजन से भी वो स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, और इसके अलावा एक इफेक्ट होता है कि ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में है, लेकिन इसको थेरेपेटिकली भी हम यूज कर रहे हैं एक जगह, कि ये है पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर। ये पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर है। ठीक है, दैट्स व्हाई अपार्ट फ्रॉम सेडेटिव हिप्नोटिक प्राइमरीली यूज कर रहे हैं ना इसे एज अ सेडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट्स के लिए, बट बिकॉज ऑफ इट्स एंजाइम इंड्यूसिंग इफेक्ट्स इट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ हाइपरबिलिरुबिन एंड कंडक्टेरस। ठीक है, उसमें यूज करते हैं बिकॉज ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा के ये मेटाबॉलिज्म ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, because of their CNS depressive effects can be used as anxiolytic, sedative and hypnotic drugs, and because of its enzyme inducing effects की वजह से हम इसको hyperbilirubinemia and connectedness में दे सकते हैं, because it increases the glucuronide transferase activity, so ये metabolism of unconjugated bilirubin को increase करवा देता है। Apart from that मैंने बताया था ना ultra short acting can be used for anesthetic purpose के लिए। ठीक है, और माइल्ड एंजाइटी में यूज कर सकते हैं, और जो लॉन्गर एक्टिंग है वो यूज एज अ एंटी कन्वल्संस यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। अगर स्टेटस एपिलेप्टिक सीवियर है उसमें यूज कर सकते हैं, एक्लेम्सिया में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी है तो उस पर भी यूज कर सकते हैं। इवन फेनोबार्बिटॉल कैन बी यूज फॉर फेब्रिलाइल सीजर्स में भी यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, बट ये जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इन चिल्ड्रन कैन बी इम्पेयर्ड, सो हमने इसको बच्चों में हमने एक एहतियात के तौर पे प्रिकॉशंस है, क्योंकि ये कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बच्चों में कुछ अरसे के लिए ये डिस्टर्ब करवा सकती है, इस वजह से हम लोग बच्चों में अवॉइड करेंगे। ठीक है,
तो उसमें हम लोग बेंजोडाइजिपीन की तरफ चले जाएंगे क्योंकि उसका वाइडर रिसेप्टिव मार्जिन है, ठीक है, इस वजह से हम उसकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये ऑल बार्बिट्यूरेट रीडिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी। अच्छा, मोस्टली इसमें क्या होता है कि थायोफेन रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन? थायोफेंटॉल के बारे में मशहूर है ना, ये हमने फाउंडेशन मॉड्यूल में पढ़ा था कि उसका टर्मिनेशन ऑफ एक्शन होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन? रीडिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जिस ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, अब थायोफेंटॉल का साइट ऑफ एक्शन कहाँ है? सीएनएस ड्रग्स है, साइट ऑफ एक्शन क्या है? सीएनएस में, ठीक है, तो वहां पे हिट एंड रन एक्शन होगा, वहां पे बाइंड करेगा, वेरी वेरी गुड, वहां पे बाइंड करेगा, इफेक्ट कराएगा एंड दोबारा रिडिस्ट्रीब्यूट होगा प्लाज्मा में और वहां से स्कीट आउट हो जाएगा। यानी उसको कोई मेटाबॉलिज्म का पाथवे नहीं है, हिट एंड रन एक्शन है। तो टर्मिनेशन ऑफ एक्शन क्या होगा? उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो वहां से हिट एंड रन करेगा एंड देन दोबारा से हमारे पास ब्लड में आएगा। एंड अगर कुछ ड्रग जो है वो लिवर से मेटाबोलाइज होगी तो उससे मेटाबोलाइज होकर इनएक्टिव मेटाबोलाइज में कन्वर्ट होकर देन स्क्रीट आउट होगी। ठीक है, थायोफेंटॉल का बेसिकली ये होता है कि उसमें वो मेटाबोलाइज कम होती है, उसका टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ही रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, बेसिकली हर बार्बिट्यूरेट जो है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, देन लिवर की तरफ जाती है, मेटाबोलाइज होती है, इनएक्टिव मेटाबोलाइज में कन्वर्ट होती है, लिवर यूरिन के थ्रू स्क्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, टॉक्सिसिटी में सीएनएस डिप्रेसिव इफेक्ट सीवियर होगा, सीएनएस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कार्डियोवास्कुलर डिप्रेसिव इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा डिपेंडेंसी जो है वो बार्बिट्यूरेट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, डिपेंडेंसी फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी जैसे अल्कोहल में होती है ना, इसी तरह बार्बिट्यूरेट में भी होती है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स, कोई सीएनएस डिप्रेसिव इफेक्ट्स है बार्बिट्यूरेट का तो इट कैन लीड टू ड्रॉजीनेस, इम्पेयर कंसंट्रेशन इम्पेयर हो जाती है, इवन ड्रग हैंगओवर होता है। यानी कि हिप्नोटिक डोजेस में हमने बार्बिट्यूरेट को दिया तो आफ्टर आप वेकिंग जो है पेशेंट फील करेगा कि मैं अभी भी टायर्ड हूँ। ठीक है, अभी भी जो उसको कहते हैं ड्रग हैंगओवर। ठीक है, ये बार्बिट्यूरेट में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर हिप्नोटिक या न्यूअर हिप्नोटिक एजेंट्स है ना, जो मैं कल के लेक्चर में डिटेल में कराऊंगी, उसके मुकाबले में बार्बिट्यूरेट में ड्रग हैंगओवर ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, बार्बिट्यूरेट मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इंड्यूसेस द लिवर मेटाबॉलिक एंजाइम। ठीक है, इसी वजह से हम जो इंटरमीडिएट पोर्फायरिया उसमें नहीं देंगे, बिकॉज बार्बिट्यूरेट जो है वो हमारे पास ALA सिंथेसिस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, सो इट इंक्रीजेस द पोर्फायरिन सिंथेसिस। सो इंटरमीडिएट पोर्फायरिया में वैसी पोर्फायरिन की मेटाबॉलिज्म इंटरफेरेंस जो है वो इतनी इंटरफेयर हो चुकी है तो पोर्फायरिन अक्युमुलेशन होगी और टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाएगा। सो हम लोग इसको इंटरमीडिएट पोर्फायरिया में, अच्छा, स्क्रीटेड आउट बाय यूरिन, यूरिन से स्क्रीट आउट होता है, कोई इंटेरोहेपेटिक रिसर्कुलेशन नहीं होती इसमें। ठीक है, मैंने पीछे बताया था ना कि लिवर से मेटाबोलाइज होती है, इनएक्टिव मेटाबोलाइज में कन्वर्ट होती है एंड स्क्रीटेड बाय द किडनी यूरिन में। ठीक है, अच्छा, ड्रग हैंगओवर मींस कि इसमें पेशेंट जो है क्योंकि अभी भी कुछ रिसेप्टर्स जो है हमारे पास ऑक्यूपाई रहेंगे। इन केस ऑफ बार्बिट्यूरेट में अभी भी हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई रहेंगे, जिसकी वजह से अभी सेडेटिव की तरफ ही रहेगा, वो टायर्ड रहेगा, सेडेटिव ही फील करेगा आफ्टर वेकिंग। यानी कि हिप्नोटिक इफेक्ट तो आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो वहां तक आया, लिवर में आया, लिवर में मेटाबोलाइज कर दिया, लेकिन कुछ ड्रग वहीं पे रहेगी, तो ड्रग हैंगओवर वहां पे रहेगा। यानी कि कुछ रिसेप्टर्स अभी भी ऑक्यूपाई रहेंगे विच लीड्स टू, ठीक है, विच लीड टू ड्रग हैंगओवर। अच्छा, अब मैंने एक चीज तो मैंने बताई थी कि बार्बिट्यूरेट इंड्यूसेस द लिवर मेटाबॉलिक एंजाइम, जिसकी वजह से हम इसको कर्निक टेरेस में दे रहे थे एज अ थेरेपेटिकली, बट इसका डिसएडवांटेज एक तो ड्रग इंटरेक्शन भी ज्यादा हो गया इसका, दूसरा चीज हम क्या इंटरमीडिएट पोर्फायरिया में भी नहीं देंगे बिकॉज इट कैन इंक्रीजेस द पोर्फायरिन सिंथेसिस बाय इंड्यूसिंग ALA सिंथेस एंजाइम। ठीक है, तो इंटरमीडिएट प्रोफाइल में वैसी पोर्फायरिन की सिंथेसिस ज्यादा है और ये बार्बिट्यूरेट और इंक्रीज करवा के टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाएगा, कंडीशन को और वर्स कर देगा। ठीक है, अच्छा, फिजिकल डिपेंडेंसी इनमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू बेंजोडाइजेपिन। यानी कि अगर मैंने विड्रॉ करवा लिया तो ट्रेमर्स, एंजाइटी, मतलब नींद नहीं आना, रेस्टलेसनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, सीजर, डिलीरियम,
इवन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, इवन कार्डियक अरेस्ट, फिजिकल डिपेंडेंसी इसमें ज्यादा होती है। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। बार्बिट्यूरेट को जब भी आजकल हम बहुत सेडेटिव हिप्नोटिक्स या एंजियोलिटिक पर्पस के लिए यूज नहीं करते, जब भी हमने न्यूअर एजेंट्स बेंजोडाइजेपिन का भी जो है उससे भी हमने न्यूअर एजेंट्स जो मोर सेफर है वो बना लिया। एक तो देखो फिजिकल डिपेंडेंसी इसमें आ गया जिसकी वजह से हमने एब्रप्ट विड्रॉल करवाया तो हमारे पास इतने सारे सिम्टम्स आ गए, जस्ट ऑपोजिट टू जैसे सेडेटिव हिप्नोटिक्स का जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट्स आ गए, ठीक है। इवन हमारे पास बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग का भी ज्यादा चांसेस है क्योंकि इसका एक लीनियर जो है एक आपके पास डोज रिस्पॉन्स कर्व आ रहा है, यानी कि इस पे नैरो थेरेप्यूटिक मार्जिन है, तो ये पॉइजनिंग की तरफ भी जा सकता है। पॉइजनिंग का साइन क्या है कि एनेस्थीसिया, हिप्नोसिस, एनेस्थीसिया एंड देन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन, ठीक है, शॉक लाइक कंडीशन नहीं होती, शॉक लाइक कंडीशन, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इतना होगा कि शैलो इनफ्रीक्वेंट ब्रीदिंग हो रही होगी, ठीक है। तो उसको ट्रीट हम किस तरह करते हैं, हम लोग जो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डाल देंगे क्योंकि सीनियर में जब तक हमारे पास इफेक्ट रहेगा उसका, तो हमारे पास जो हमारे पास पेशेंट की खुद की वेंटिलेशन है वो स्टॉप रहेगी, तो हमने उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन में डाल देंगे। हम गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, अगर एन नॉन एब्जॉर्ब जो ड्रग्स है उसको रिमूव कराएंगे। हमारे पास कोई भी ये ड्रॉबैक है कि कोई भी बार्बिट्यूरेट नॉन स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर जनरल सपोर्टिव मेजर्स करेंगे क्योंकि इसका वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स है ना, इनिशियली तो ये गाबा के इफेक्ट्स को इनिशिएट करवा रहा था, ड्यूरेशन बढ़ा रहा था, बट लेटर ऑन तो ये ग्लूटामेट के भी इफेक्ट्स को डायरेक्टली ब्लॉक करवा रहा है, डायरेक्टली गाबा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करवा रहा है और डायरेक्टली सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक करवा रहा है, यानी कि इसका मल्टीपल इफेक्ट्स है। मैं इनवर्स एगोनिस्ट देख के भी इसके इफेक्ट्स को नलिफाई नहीं करवा पाऊंगी, ठीक है। इसी वजह से इसका कोई नॉन स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट नहीं है। तो हमने जनरल सपोर्टिव मेजर्स करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन करेंगे, हीमोडायलेशन, हीमोपर्फ्यूजन वगैरह करेंगे, ठीक है। और अगर इसके साथ हमने ये दे भी रहे होंगे तो अदर सीएनएस डिप्रेसिव इफेक्ट्स की जो अल्कोहल है या बेंजोडाइजेपिन है उसके साथ मिला के नहीं देंगे, ठीक है। अगर पेशेंट का रीनल कार्डियक फंक्शन जो है वो आपका मिल गया, सेटिस्फैक्टरी मिल गया, तो हम फोर्स डायलिसिस भी करवा करेंगे क्योंकि ये एसिडिक ड्रग है, तो आयन ट्रैपिंग मैकेनिज्म के थ्रू हम यूरिन को अल्कलाइन करवा के, क्योंकि इस साइट ऑफ एक्सक्रीशन क्या है, यूरिन, ठीक है। तो हमने यूरिन को अल्कलाइन करवा के हमने इसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज करवा, जैसे इस प्रोसेस को कहते हैं आयन ट्रैपिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं आयन ट्रैपिंग। व्हाट इज आयन ट्रैपिंग, ठीक है, यानी अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन कैसे इंक्रीज करवा रहा है। व्हाट इज आयन ट्रैपिंग, आयन ट्रैपिंग मींस कि ऑपोजिट पीएच में हमेशा ड्रग जो है वो आयोनाइज रहती है, ऑपोजिट पीएच में, यानी कि एसिडिक ड्रग बेसिक पीएच में आयोनाइज रहेगी, बेसिक ड्रग एसिडिक पीएच में आयोनाइज रहेगी। सो बार्बिट्यूरेट इज एसिडिक ड्रग, सो हमने अगर अल्कलाइन करा दिया यूरिन तो इसकी आयोनाइज ड्रग आयोनाइज फॉर्म में ज्यादा हो गया तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन विल बी डिक्रीजेस, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आयोनाइज ड्रग मींस मोर पोलर कंपाउंड, मोर पोलर कंपाउंड, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज रहेगी। समझ में आया बेटा, ठीक है। हम लोग इसकी अगर टॉक्सिसिटी हो गया है तो उसको किस तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, सही है। अगर इन केस ऑफ रीनल फेलियर है तो हीमोडायलिसिस की तरफ हमें जाना मजबूरी है, हमें हीमोडायलिसिस की तरफ जाना पड़ेगा। अगर कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स की तरफ है तो हमें सपोर्टिव मेजर्स के साथ साथ हमें जो डायरेक्ट ड्रग्स है जैसे हमारे पास डोपामीन है वो हम देंगे। अच्छा, आयोनाइजेशन मीन आयन ट्रैपिंग का मैकेनिज्म ये हमने पढ़ा था कि अगर हमने ड्रग देता हूँ तो उसने बार्बिट्यूरेट एसिडिक ड्रग है, उसने आयन को लूज किया तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया ना तो ये आयोनाइज हो गया। आयोनाइज ड्रग इज मोर पोलर कंपाउंड, मोर पोलर कंपाउंड मींस मोर वाटर सोल्युबल कंपाउंड, सो इसकी रीअब्जॉर्प्शन, अगर ये रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी होता है ना यूरिन आपके किडनी में, तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वो स्क्रीट आउट हो जाएगी, यानी कि ऑपोजिट पीएच में हमारे पास ड्रग जो है आयोनाइज हो जाएगी।
ठीक है। जो बार्बिट्रेट है एसिडिक ड्रग है, अपना आयन लूज करके नेगेटिव चार्ज ले लेगा, और बेसिक ड्रग जो है वो एसिड पीएच में आयन जो एच आयंस को गेन करके पॉजिटिव चार्ज लेके फिर आयनाइज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो आयनाइज ड्रग्स आर मोर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ये चीज हो गई। आज मैंने बीसीक्यूज नहीं डाले, मैं नेक्स्ट जब कल का जो बेंजोडाइजेपिन का लेक्चर जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें मैं इंशाल्लाह जो है ना आपका ना क्विज एंड में ले लूंगी। ठीक है, अभी आपने कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है तो आप बेटा मुझसे पूछ सकते हो। नहीं पूछना कुछ भी बच्चा?